आप सभी का स्वागत है एआई एजुकेशन बॉट। पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 को देखा था। इस वीडियो में हम क्लास 7 को देखेंगे। क्लास 7 हम एक ही वीडियो में पूरा करेंगे। अगर आपने क्लास 6 वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो इस अध्याय के नाम का अर्थ ये है कि इसमें हम लगभग 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक, यानी इन 1000 वर्षों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में हुए मुख्य बदलावों और विकास की जांच करेंगे। जी, और इस अध्याय में हम देखेंगे कि इस दौरान मानचित्र बनाने की कला, शब्दावली, समाज, राजनीति और धर्म में किस तरह के परिवर्तन आए। हाँ, और हम इतिहासकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्रोतों को भी समझेंगे। और जहां तक परीक्षा के लिए इसके महत्व की बात है, तो यह अध्याय मध्यकालीन भारत की समझ के लिए एक आधार तैयार करता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, जो है मानचित्र और मानचित्रकार के बारे में। जी, इसमें हम 2 मानचित्रों का विश्लेषण करेंगे। पहला मानचित्र, जिसे अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। अच्छा, 1154 में। जी, यह दुनिया के एक बड़े मानचित्र का हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। पर इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इसमें दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत देखते हैं, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। हाँ, और जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का कन्नौज। और फिर इसके लगभग 600 वर्ष बाद एक दूसरा मानचित्र बनता है। सही कहा, मानचित्र 2, जिसे एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया। और ये नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगता है। जी, विशेषकर तटीय इलाकों का ब्यौरा इसमें बहुत विस्तृत है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। तो इन दोनों नक्शों के विश्लेषण से हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? देखिए, दोनों नक्शों में बहुत अंतर है। जब इतिहासकार बीते युग के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सूचनाओं के संदर्भों का ध्यान रखना होता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझना होगा। जी, समय के साथ मानचित्र विज्ञान यानी कार्टोग्राफी में भी बहुत परिवर्तन हुए। और ये बदलाव सिर्फ नक्शों तक ही सीमित नहीं था, नई और पुरानी शब्दावली में भी ये दिखता है। बिल्कुल, समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, इसलिए भाषा और अर्थों में भी बदलाव आता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद हिंदुस्तान शब्द है। हाँ, 13वीं शताब्दी में फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाकों के लिए किया था। मतलब ये एक राजनीतिक अर्थ में था। जी, ये उन इलाकों के लिए था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे। फिर 16वीं सदी में बाबर ने इस शब्द का प्रयोग कैसे किया? बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। ये तो कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किए गए शब्द हिंद जैसा ही है। हाँ, 14वीं सदी में उन्होंने हिंद शब्द का प्रयोग कुछ इसी तरह किया था। तो निष्कर्ष ये है कि आज हम जिस भारत को एक राजनीतिक एवं राष्ट्रीय अर्थ में समझते हैं, मध्यकाल में हिंदुस्तान शब्द का वो अर्थ नहीं था। बिल्कुल नहीं था। एक और ऐसा ही उदाहरण विदेशी शब्द का है। जी, आज हमारे लिए इसका अर्थ है वह व्यक्ति जो भारतीय न हो। लेकिन मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। अच्छा, तो ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता था। हाँ, एक नगरवासी के लिए एक वनवासी विदेशी होता था। लेकिन एक ही गांव में रहने वाले 2 किसान, भले ही उनकी जाति या धर्म अलग हो, वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। सही कहा, वे विदेशी नहीं थे। तो अब आते हैं इतिहासकार और उनके स्रोतों पर। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक के 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। जी, और इतिहासकार इस काल के अध्ययन के लिए सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। और इस युग में लिखित सामग्री में काफी वृद्धि हुई है ना? बहुत वृद्धि हुई, क्योंकि इस युग में कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। और इसका उपयोग भी बड़ा होगा। बिल्कुल, लोक धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते, ये सब लिखने में इसका उपयोग करने लगे। जी, और धनी व्यक्ति, शासक, मठ तथा मंदिर
पांडुलिपियां इकट्ठी करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। यहाँ एक शब्द आता है अभिलेखागार, इसका क्या अर्थ है? जी, यहाँ एक शब्द आता है अभिलेखागार। इस शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। लेकिन इन पांडुलिपियों के उपयोग में कुछ समस्याएं भी थीं। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। उस समय छापेखाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। और नकल बनाते हुए गलतियां होना तो स्वाभाविक है। बिल्कुल, लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। सदी दर सदी प्रतिकृतियां बनने से मूल ग्रंथ ही बदल जाता था। तो एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतियां एक दूसरे से बहुत अलग हो जाती होंगी। जी, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखा और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। हाँ, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। जी, वो किसी बड़े पुस्तकालय के संग्रह में कहीं दबी पड़ी थी। अच्छा, अब बात करते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों की। इस दौर में कई तकनीकी परिवर्तन भी हुए। हाँ, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों यानी बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल। और खान-पान में भी बदलाव आए। जी, नए तरह का खानपान आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। यह काल लोगों की गतिशीलता का भी था। लोग अवसर की तलाश में यात्राएं करने लगे। बिल्कुल, और इसी दौरान राजपूत समुदाय का उदय हुआ। राजपूत? नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। जी, 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूतों में प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुण था। लेकिन सिर्फ राजपूत ही नहीं, अन्य समूहों ने भी राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल किया। हाँ, मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ जो लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति थी, इन समूहों ने भी महत्व हासिल किया। और इस दौरान कृषि का भी विस्तार हो रहा था। जी, जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ रहा था। और पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। हाँ, यहाँ एक शब्द आता है पर्यावास। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। तो कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और किसान बन गए। जी, और समाज में अंतर बढ़ने लगे। लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। और ये जातियां अपने नियम खुद बनाती थीं। हाँ, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे जाति पंचायत कहते थे। और उन्हें गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। बिल्कुल। अब आते हैं क्षेत्र और साम्राज्य पर। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। हाँ, और इसका एक उदाहरण दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशस्ति में लिखी एक संस्कृत प्रशस्ति में मिलता है। उसमें उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। जी, हालांकि इतिहासकार इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। और इस समय भाषा और क्षेत्र का भी संबंध बन रहा था। हाँ, 1318 में कवि अमीर खुसरो ने बताया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, महाबारी, गौड़ी, अवधी और हिंदवी। और उन्होंने संस्कृत के बारे में क्या कहा? अमीर खुसरो ने बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। तो जब मुगल वंश का पतन हुआ, तब क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। जी, पर जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन था, उसका प्रभाव उन पर स्पष्ट था। अब बात करते हैं पुराने और नए धर्म की। इस दौरान हिंदू धर्म में भी कई परिवर्तन हुए। हाँ, जैसे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता। और संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण ब्राह्मणों का समाज में बड़ा आदर होता था। जी, और इन्हें नए नए शासकों का संरक्षण प्राप्त था।
यहाँ एक और महत्वपूर्ण शब्द है संरक्षक। बिल्कुल, यहाँ एक शब्द आता है संरक्षक। इसका अर्थ होता है कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। और इसी युग में भक्ति की अवधारणा का भी उदय हुआ। जी हाँ। और साथ ही नए धर्मों का भी आगमन हुआ। हाँ, 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं और केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। जी, और इस्लाम के अनुयायियों में भी कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। अब हम इस अध्याय के अंतिम खंड पर आते हैं, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते। समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को छलकाता है। लेकिन काल विभाजन में एक समस्या थी। 19वीं सदी में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हाँ, और ये विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। यह उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा करता है। तो आज का काल विभाजन किस आधार पर किया जाता है? अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। जैसे हमने कक्षा 6 में प्राचीन समाजों के बारे में पढ़ा था जी, और कक्षा 7 में हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। इसमें कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय साम्राज्यों के उदय, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे। हाँ, 16वीं और 18वीं शताब्दियां 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक मध्यकाल के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। और आधुनिकता का भाव भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति से जुड़ा है, जिसका आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था। लेकिन ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में लगातार परिवर्तन आते रहे। तो इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं। चलिए दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2, नए राजा और उनके राज्य। तो इस अध्याय में हम 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच उभरे प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। जी, मानचित्र 1 में देखें तो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमान यानी चौहान जैसे प्रमुख राजवंशों के स्थान दर्शाए गए हैं। अच्छा, तो आज हम इन्हीं राज्यों के उदय, उनके प्रशासन और उनके विस्तार नीतियों पर केंद्रित रहेंगे। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं नए राजवंशों के उदय से। तो 7वीं सदी तक क्या स्थिति थी? सत्ता का स्वरूप कैसा था? देखिए, उस समय तक उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। और राजाओं के साथ इनके संबंध कैसे थे? राजा इन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो इन सामंतों के कर्तव्य क्या होते थे? उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे राजा के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और सैन्य सहायता प्रदान करें। मतलब ये एक तरह से राजा के अधीन काम करते थे। लेकिन क्या ये हमेशा अधीन ही रहते थे? नहीं, यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत स्वयं को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। यहाँ एक शब्द आता है महामंडलेश्वर। हाँ, इस शब्द का अर्थ होता है पूरे मंडल का महान स्वामी। अच्छा, तो ये एक तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन था। जी, और कभी कभी तो वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है हमारे पास? बिल्कुल है। दक्कन के राष्ट्रकूटों को देखिए। वो शुरुआत में क्या थे? शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, मतलब उनके सामंत थे। फिर क्या हुआ? 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। उन्होंने उसे हराया भी? हाँ, उसे हराया और फिर हिरण्यगर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया। यहाँ एक शब्द समूह आता है, हिरण्यगर्भ। इसका क्या मतलब है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ। सोने का गर्भ? ये अनुष्ठान क्यों किया जाता था? ये अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था और ये माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। वाह, मतलब अगर आप जन्म से क्षत्रिय नहीं हैं
तो भी इस अनुष्ठान से आप राजा बनने की योग्यता हासिल कर सकते थे? एकदम सही। ये अपनी सत्ता को सामाजिक स्वीकृति दिलाने का एक तरीका था। क्या ऐसे और भी उदाहरण हैं जहां गैर क्षत्रिय शासक बने? हाँ, कई हैं। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। जैसे कि? मिसाल के तौर पर कदंब, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र, ये दोनों ब्राह्मण थे। अच्छा, तो इन्होंने अपना पारंपरिक पेशा छोड़ दिया? जी, उन्होंने शस्त्र अपना लिए और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो ये तो हुई राजा बनने की बात। अब देखते हैं कि इन राज्यों में प्रशासन कैसे चलता था। बिल्कुल, राजा बनने के बाद अपनी शक्ति को जताना भी जरूरी था। तो इसके लिए वो क्या करते थे? बड़ी बड़ी उपाधियां लेते थे। हाँ, इन नए राजाओं ने महाराजाधिराज मतलब राजाओं के राजा और त्रिभुवन चक्रवर्तिन यानी 3 भुवनों का स्वामी जैसी भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन क्या सिर्फ उपाधियों से काम चल जाता था? असल में सत्ता किसके हाथ में थी? नहीं, इसके बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। और राज्य चलाने के लिए मतलब किले बनवाने, सेना रखने के लिए संसाधन कहाँ से आते थे? संसाधन उत्पादकों से इकट्ठे किए जाते थे, यानी किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से। किस रूप में? इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। इसे हम लगान कह सकते हैं। हाँ, जिसे लगान मानकर वसूला जाता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। क्या हमारे पास किसी खास राज्य के कर सिस्टम का कोई विस्तृत ब्यौरा है? हाँ, चोल वंश के अभिलेखों में हमें इसकी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। चोल वंश जो तमिलनाडु में शासन करते थे? जी, उनके अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। 400 से ज्यादा? ये तो बहुत है। कोई मुख्य कर? सबसे अधिक उल्लिखित कर है विट्टी। ये नकद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। और कोई? दूसरा प्रमुख कर था कदमाई यानी भू राजस्व। क्या कुछ और तरह के कर भी थे? हाँ, मकान पर छाजन डालने पर कर लगता था। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर कर था। यहाँ तक कि पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने पर भी कर देना पड़ता था। तो इन संसाधनों का उपयोग कहाँ होता था? ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। मतलब? इनका इस्तेमाल मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में होता था। और युद्धों में भी होता होगा? बिल्कुल, संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलता था। और जमीन तथा व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं भी बनती थी। सही कहा। इन करों को वसूलने के लिए जो पदाधिकारी होते थे, उनकी नियुक्ति कैसे होती थी? राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। और क्या ये पद वंशानुगत होते थे? हाँ, प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रशस्तियों और भूमि अनुदान की। ये प्रशस्तियां क्या होती थीं? प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते। ये एक तरह से राजा की प्रशंसा में लिखे गए लेख होते थे। तो ये हमें क्या बताती हैं? ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में। और इन्हें लिखता कौन था? ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद भी करते थे। कोई उदाहरण है किसी प्रशस्ति का? हाँ, ग्वालियर में संस्कृत में लिखी एक प्रशस्ति मिली है जिसमें प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन है। उसमें क्या लिखा है? उसमें उन्हें आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा को पराजित करने वाला बताया गया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, उसमें यह भी लिखा है कि उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया और वंग, अनर्थ, मालवा, किरात, तुरुष्क, वत्स और मत्स्य राजाओं को पराजित किया। तो ये ब्राह्मण जो प्रशस्तियां लिखते थे, राजा उन्हें बदले में क्या देते थे? राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। इसका कोई रिकॉर्ड रखा जाता था? हाँ, ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ठीक है, अब आते हैं उस दौर के सबसे अहम मुद्दे पर, धन के लिए युद्ध। हर शासक राजवंश का एक लक्ष्य होता था अपने क्षेत्र के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करना। और उस समय का सबसे वांछनीय क्षेत्र कौन सा था? वो था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। कन्नौज ही क्यों? क्योंकि वो व्यापार और राजनीति का एक प्रमुख केंद्र था। उस पर नियंत्रण का मतलब था पूरे उत्तर भारत पर दबदबा। तो कन्नौज के लिए किन किन राजवंशों में लड़ाई हुई? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। और इस लंबी लड़ाई को इतिहासकार क्या कहते हैं?
इस लंबी चली लड़ाई को इतिहासकारों ने प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में वर्णित किया है। युद्ध में शासक मंदिरों को भी निशाना बनाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि शासक बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करते थे। अच्छा, तो मंदिर उनकी शक्ति का प्रतीक थे। बिल्कुल। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। ये एक तरह से दुश्मन की प्रतिष्ठा पर हमला होता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद सुल्तान महमूद गजनवी है। हाँ, अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद, जिसका शासनकाल 997 से 1030 तक था। उसने भारत पर कई बार आक्रमण किया और उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। यहाँ से लूटे गए धन का उसने क्या किया? उस धन से गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण किया गया। युद्ध में शामिल दूसरे योद्धाओं की बात करें तो चाहमान या चौहानों का भी जिक्र आता है। जी, चाहमान, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए, वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। और सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक वो थे पृथ्वीराज तृतीय, जिनका शासनकाल 1168 से 1192 तक था। उन्होंने सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था। हाँ, 1191 में हराया था, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गए। चलिए अब दक्षिण की ओर चलते हैं और चोल राज्य पर एक नजदीकी दृष्टि डालते हैं। जरूर। चोलों का उदय कैसे हुआ, ये बहुत दिलचस्प है। कहाँ से शुरू हुई इनकी कहानी? कावेरी डेल्टा में मुट्रेयार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। तो चोल सत्ता में कैसे आए? उरैयूर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरेयारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। और फिर उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। तो विजयालय के बाद साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ? उसके उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता, लेकिन सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराज प्रथम माने जाते हैं। वो कब राजा बने? 985 में उन्होंने ही साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया। और उनके बाद? राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने तो गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इसके लिए उन्होंने एक जल सेना भी बनाई। चोलों की वास्तुकला बहुत प्रसिद्ध है, खास तौर पर उनके मंदिर। हाँ, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। क्या ये मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान थे? नहीं, ये सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे। वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। और उनकी कांस्य प्रतिमाएं? चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। चोलों की इतनी सारी उपलब्धियों के पीछे का आधार क्या था? उनकी कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुईं। ऐसा क्यों? क्या कावेरी डेल्टा बहुत उपजाऊ था? जी, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। इससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है और चावल की खेती के लिए आर्द्रता मिलती है। क्या उन्होंने सिंचाई के लिए कुछ खास किया? हाँ, डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण हुआ। कई जगहों पर कुएं खोदे गए और बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। अब बात करते हैं साम्राज्य के प्रशासन की। ये कैसे चलता था? किसानों की बस्तियां, जो उर कहलाती थीं, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थीं। और इन गांवों के समूह को क्या कहते थे? इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। तो ये नाडू क्या काम करते थे? ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। चोल अभिलेखों में भूमि के प्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। हाँ, भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख है। कुछ उदाहरण देंगे? जैसे वेलन वगाई, यह गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। और शालभोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि थी। देवदान, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी। और पल्ली चंदम, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि थी। आपने ब्रह्मदेव का जिक्र किया। जी, इसका प्रबंधन कैसे होता था? ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। तो क्या इस सभा के संगठन के बारे में कोई जानकारी मिलती है? तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। अच्छा, तो सभा काम कैसे करती थी?
सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। और इन समितियों के सदस्य कैसे चुने जाते थे? सदस्यता के लिए योग्य लोगों के नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। फिर किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो ये एक तरह की लॉटरी प्रणाली थी। जी बिल्कुल, स्थानीय स्वशासन का एक बहुत ही उन्नत उदाहरण। अध्याय 3, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। तो आज हम दिल्ली के उस दौर की बात करने वाले हैं जब वो एक कह सकते हैं एक मामूली शहर से बिल्कुल एक विशाल साम्राज्य का दिल बन गई। पर दिलचस्प बात तो यह है कि पिछले अध्यायों में हमने कावेरी डेल्टा जैसे बड़े राज्यों की बात की जी, लेकिन दिल्ली का तो जिक्र तक नहीं था। हाँ, यही तो इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली अचानक इतनी जरूरी हो गई? देखिए, दिल्ली का सितारा चमका 12वीं शताब्दी में। सबसे पहले तोमर राजपूतों ने इसे अपनी राजधानी बनाया। अच्छा। फिर सदी के बीच में अजमेर के चौहानों में, जिन्हें चाहमान भी कहते हैं, उन्होंने तोमरों को हरा दिया। तो इन दोनों के राज में ही दिल्ली ने पहली बार राजधानी होने का, आप कह सकते हैं, स्वाद चखा। मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक केंद्र था, राजा और सेना का घर, या कुछ और भी था? नहीं, बहुत कुछ चल रहा था। ये सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि एक बड़ा कमर्शियल हब, मतलब एक वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। ओह, दिलचस्प है। हमें पता चलता है कि यहाँ बहुत अमीर जैन व्यापारी रहते थे। उन्होंने कई मंदिर भी बनवाए। अच्छा। और तो और यहाँ देहली वाल नाम के सिक्के भी बनाए जाते थे, जो काफी चलन में थे। तो राजनीति के साथ साथ पैसा भी दिल्ली में आ रहा था। समझ गया, तो एक तरह से एक बेस तैयार हो रहा था। बिल्कुल। और फिर 13वीं सदी की शुरुआत में सीन पूरी तरह बदल गया, जब दिल्ली सल्तनत बनी। जी हाँ, और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी पावरफुल राजधानी बन गई जहां से उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल किया जाता था। और हमें वो शहर भी मिलते हैं, दिल्ली कोहना, सीरी। हाँ, और जहांपना। इन सुल्तानों ने सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि दिल्ली के आसपास शहरों की एक पूरी श्रृंखला बसाई। अब दिल्ली सिर्फ एक राज्य की नहीं, एक साम्राज्य की राजधानी थी। और इस साम्राज्य पर एक के बाद एक कई वंशों ने राज किया। राजपूतों के बाद तुर्क, फिर खलजी, तुगलक, सैयद और फिर लोधी। ये तो काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, और हर वंश ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। तुर्कों ने नींव रखी, जिसमें इल्तुतमिश और बलबन जैसे मजबूत शासक थे। और रजिया सुल्तान भी। हाँ, रजिया सुल्तान, जिनकी कहानी तो बिल्कुल अलग है। फिर आए खलजी, खासकर अलाउद्दीन खलजी, जिसने सल्तनत को बहुत फैलाया। उसके बाद तुगलकों का लंबा राज रहा, जिसमें मोहम्मद तुगलक के वो मशहूर फैसले भी थे। हाँ, उनके अजीबोगरीब फैसलों से लेकर फिरोज शाह तुगलक के निर्माण कार्यों तक सब कुछ था। तो ये तो हुई शासकों की बात, लेकिन हमें ये सब पता कैसे चलता है? मतलब स्रोत क्या हैं? सिक्के और इमारतों तो हैं, पर क्या कोई लिखित रिकॉर्ड भी है? हाँ, और वो सबसे जरूरी स्रोत हैं। इन्हें तवारीख कहा जाता है। तवारीख? जी, ये फारसी भाषा में लिखे गए इतिहास थे। और ये लिखने वाले कोई आम लोग नहीं थे। तो कौन थे ये लोग? ये दरबार से जुड़े सचिव, प्रशासक, कवि, मतलब पढ़े लिखे लोग थे। तो ये एक तरह की ऑफिशियल हिस्ट्री हुई। क्या ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा देते थे या इनका कोई और मकसद भी था? नहीं, इनका मकसद सिर्फ लिखना नहीं था, बल्कि सुल्तानों को सलाह देना भी था। वे अक्सर न्याय संगत शासन के महत्व पर जोर देते थे। अच्छा। और इसी से जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है न्याय चक्र का। न्याय चक्र? ये सुनने में तो काफी गहरा लगता है। और है भी। 13वीं सदी के एक इतिहासकार थे फक्रे मुदब्बिर, उन्होंने इसे समझाया था। कैसे? उनका कहना था कि राजा बिना सैनिकों के राज नहीं कर सकता। सही बात है। सैनिक बिना वेतन के नहीं रह सकते। वेतन आता है किसानों से मिलने वाले टैक्स से, लेकिन किसान टैक्स तभी देंगे जब वे खुशहाल होंगे, और वे खुशहाल तभी होंगे जब राजा न्याय करेगा और प्रशासन ईमानदार होगा। वाह, मतलब ये पूरा चक्र एक दूसरे पर टिका हुआ है। न्याय, खुशहाली, राजस्व, वेतन और फिर सैनिक शक्ति। बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है। मतलब उस जमाने में भी गुड गवर्नेंस की इतनी गहरी समझ थी। लेकिन एक सवाल है। पूछिए। अगर ये लेखक सुल्तानों के लिए ही लिख रहे थे, इनाम पाने की उम्मीद में, तो क्या हम उनकी बातों पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? उनकी कुछ सीमाएं भी तो होंगी। बिल्कुल थीं, और ये समझना बहुत जरूरी है।
पहली बात, ये लोग दिल्ली जैसे शहरों में रहते थे, उन्हें गांव की जिंदगी का कोई खास अंदाजा नहीं था। दूसरा, जैसा आपने कहा, वे अक्सर सुल्तान से इनाम पाने की उम्मीद में लिखते थे, तो जाहिर है वो सुल्तान की तारीफ ही करेंगे। और एक तीसरी, शायद सबसे बड़ी सीमा, जो उनके नजरिए से जुड़ी थी। सही पकड़े, वे शासकों को सलाह देते थे कि समाज को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद के आधार पर चलाएं। अच्छा, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद? जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब है जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकार, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और लिंग भेद मतलब स्त्रियों और पुरुषों के बीच सामाजिक और शारीरिक बनावट के आधार पर भेद करना। और इसी लिंग भेद वाली सोच की सबसे बड़ी मिसाल शायद रजिया सुल्तान की कहानी है। बिल्कुल, एक तरफ उनके पिता इल्तुतमिश उन्हें अपने बेटों से ज्यादा काबिल समझकर अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूरा का पूरा दरबार उनके खिलाफ हो जाता है। यही तो त्रासदी है। उस दौर के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज खुद लिखते हैं कि रजिया अपने सभी भाइयों से ज्यादा योग्य और सक्षम थीं। वो खुद मानते हैं ये। हाँ, लेकिन फिर वो लिखते हैं कि एक औरत का शासन ईश्वर की बनाई व्यवस्था के खिलाफ है। वो ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि एक रानी शासक हो सकती है, चाहे वो कितनी भी काबिल क्यों न हो। ये तो बड़ा विरोधाभास है। मतलब वो उनकी काबिलियत को मान भी रहे हैं और उसे नकार भी रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक महिला हैं। हाँ, और यही सोच दरबारियों की भी थी। वो उसके स्वतंत्र होकर फैसले लेने से खुश नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 4 साल में 1240 में उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। ये दिखाता है कि उस समय का सत्ता का ढांचा कितना पुरुषवादी था। बिल्कुल। अच्छा, अगर सुल्तानों का अपने दरबारियों पर ही इतना कमजोर कंट्रोल था, तो इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए उन्हें कैसे भरोसेमंद लोगों की जरूरत पड़ती होगी? ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इसका हल उन्होंने एक बहुत ही अनोखे तरीके से निकाला। वो क्या था? जमींदारों या सामंतों पर भरोसा करने के बजाय शुरुआती सुल्तानों ने, खासकर इल्तुतमिश ने, अपने खास गुलामों को बड़े पदों पर बिठाना शुरू किया। गुलामों को? जी। मतलब वो सच में सैनिक सेवा के लिए खरीदे गए गुलाम थे और उन्हें इतने ऊंचे राजनीतिक पद दिए गए? हाँ, उन्हें बहुत सावधानी से ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके पीछे सोच ये थी कि एक गुलाम पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा वफादार होगा। सुल्तान उन पर पूरा भरोसा कर सकते थे। लेकिन क्या ये सिस्टम टिकाऊ था? मतलब इसका कोई बड़ा रिस्क नहीं था? रिस्क तो बहुत बड़ा था। ये गुलाम और आश्रित अपने मालिक सुल्तान के प्रति तो वफादार रहते थे, लेकिन उसके बेटों या उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। अच्छा। तो जैसे ही कोई नया सुल्तान गद्दी पर बैठता, उसके अपने नए गुलाम और नौकर होते थे। इससे पुराने और नए सरदारों में टकराव शुरू हो जाता था, जो सल्तनत में राजनीतिक अस्थिरता का एक बड़ा कारण बना। इसका कोई खास उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण मोहम्मद तुगलक का है। उसने अजीज खुम्मार, जो एक शराब बनाने वाला था, फिरोज हज्जाम, जो एक नाई था, और मनका तब्बाक, जो एक बावर्ची था, जैसे निम्न वर्ग के लोगों को बहुत ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठा दिया। और उस समय के इतिहासकारों ने इस पर क्या कहा? उस समय के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने इसे सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की नाकामी का सबूत माना। यानी एक तरफ सुल्तान अपनी वफादारी पक्की करना चाह रहा था, लेकिन दूसरी तरफ समाज का जो पुराना ढांचा था वो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। बिल्कुल। अच्छा, प्रशासन में एक और सिस्टम का बहुत जिक्र आता है, इक्ता प्रणाली। ये क्या थी? ये मूल रूप से साम्राज्य को मैनेज करने का एक तरीका था। सुल्तान अपने सेनानायकों को अलग अलग आकार के इलाके सौंप देते थे और इन इलाकों को इक्ता कहते थे। जी, और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। तो इन मुक्ति का काम क्या होता था? उनका काम था अपने इक्ता में कानून व्यवस्था बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर सुल्तान के लिए सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। और अपनी इन सेवाओं के बदले में वे अपने इलाके से राजस्व यानी टैक्स वसूलते थे, जिससे वो अपनी सेना और अपना खर्च चलाते थे। सही कहा। तो क्या ये अपने इलाके के छोटे मोटे राजा नहीं बन जाते थे? सुल्तान इस बात को लेकर बहुत सतर्क थे। इस पर काबू रखने के लिए उन्होंने कड़े नियम बनाए, जैसे मुक्ति का पद वंशानुगत नहीं था, मतलब बाप के बाद बेटा मुक्ति नहीं बन सकता था। खासकर किसानों पर इस राजस्व व्यवस्था का क्या असर था? असर बहुत भारी था। अलाउद्दीन खलजी ने राजस्व प्रणाली पर राज्य का नियंत्रण बहुत बढ़ा दिया। उस समय 3 तरह के कर थे। कौन कौन से? एक मवेशियों पर,
दूसरा घरों पर, और सबसे बड़ा था खेती पर लगने वाला टैक्स, जिसे खराज कहते थे। कितना था ये खराज? ये किसान की उपज का 50% होता था। 50%? जी हाँ, 50%। ये तो मतलब आज के सबसे ऊंची इनकम टैक्स स्लैब से भी कहीं ज्यादा है। ये सिस्टम चल कैसे पाता था? यह बहुत ही कठोर व्यवस्था थी और यकीनन किसानों के लिए बहुत भारी बोझ रही होगी। इसी दौर में हमें सरदारों और जमींदारों के बारे में भी पता चलता है, जो अक्सर सल्तनत के अधिकार को चुनौती देते थे। अच्छा। मोरक्को से आए यात्री इब्न बतूता ने लिखा है कि ये सरदार चट्टानी और पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, कभी कभी तो बांस के घने जंगलों में, जहां पहुंचना ही मुश्किल होता था। तो ये तो हुई सल्तनत की अंदरूनी चुनौतियां, लेकिन बाहर से भी तो एक बहुत बड़ा खतरा था, मंगोलों का। हाँ, और ये उस दौर का शायद सबसे बड़ा खतरा था। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल मध्य एशिया में तबाही मचा चुके थे और अब उनकी नजर दिल्ली पर थी। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में ये हमले बहुत बढ़ गए थे। हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो इस खतरे से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया? इसका एक ही जवाब था, एक बहुत बड़ी और स्थायी सेना बनाना। लेकिन इतनी बड़ी सेना को बनाए रखना, उन्हें वेतन देना, उनके लिए रसद का इंतजाम करना, ये प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती थी। और इसी चुनौती ने उनकी कई नीतियों को आकार दिया होगा। बिल्कुल, चाहे वो टैक्स बढ़ाना हो या बाजार पर नियंत्रण करना। तो इन सारी चुनौतियों के बीच 15वीं-16वीं सदी आते आते सल्तनत का क्या हुआ? तुगलक वंश के बाद सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। सैयद और लोदी वंशों का शासन दिल्ली और आगरा के आसपास सिमट कर रह गया। और बाकी के इलाके? जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात जैसे कई सूबे आजाद हो गए और वहां स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। और इसी बिखराव के दौर में एक ऐसे शासक का उदय हुआ जिसने कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन पूरे समीकरण को बदल दिया। शेर शाह सूरी। बिल्कुल, शेर शाह का उदय बहुत दिलचस्प है। बिहार के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक से शुरुआत करके उसने मुगल बादशाह हुमायूं को चुनौती दी, उसे हराया और दिल्ली पर कब्जा करके अपना सूरवंश स्थापित किया। सूरवंश ने तो सिर्फ 15 साल ही राज किया, फिर भी इतिहास में उसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। शेर शाह ने भले ही कम समय राज किया, लेकिन उसने अलाउद्दीन खलजी के प्रशासनिक सुधारों को न सिर्फ अपनाया, बल्कि उन्हें और भी बेहतर और कारगर बनाया। जैसे कि उसकी राजस्व प्रणाली, मुद्रा प्रणाली और सड़क निर्माण का काम अद्भुत था। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो असली विरासत थी वो मुगलों के प्रशासन में जिंदा रही, और वो भी एक ऐसे शासक के जरिए जिसने मुगलों को हराया था। यही इसका सबसे बड़ा टेक अवे है। जब सम्राट अकबर ने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया तो उन्होंने मॉडल के तौर पर शेर शाह की ही प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। ये तो कमाल की बात है। ये दिखाता है कि कैसे अच्छी प्रशासनिक नीतियां शासकों और वंशों से भी ज्यादा समय तक जीवित रहती हैं और भविष्य को आकार देती हैं। तो दिल्ली की कहानी एक मामूली शहर से शुरू होकर सल्तनत के उतार चढ़ाव से गुजरती हुई अपनी प्रशासनिक विरासत मुगलों को सौंप देती है। एक पूरा चक्र है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बात लगातार दिखती है। एक तरफ प्रशासनिक नवाचार और दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता का एक अंतर्निहित जोखिम। सही कहा। ये शक्ति और वफादारी के बीच का एक निरंतर संघर्ष था जो दिल्ली सल्तनत के पूरे दौर में चलता रहा। उन्होंने जो सिस्टम बनाया उसी में उसके पतन के बीज भी छिपे थे। शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। अध्याय 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। चलिए चौथा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जी, इस अध्याय में हम मुगल साम्राज्य के उदय, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था और 17वीं शताब्दी के बाद उनके पतन के कारणों को समझेंगे। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मध्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप जैसे विशाल क्षेत्र पर, जहां इतनी विविधताएं थीं, शासन करना कोई आसान काम नहीं था। अत्यंत कठिन कार्य था और मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना करके इस कार्य को पूरा किया। और उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि आज भी भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान यानी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी प्रश्न यही उठता है कि ये मुगल थे कौन? देखिए, मुगल असल में 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। 2 वंशों के? जी। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तैमूर की मृत्यु 1404 में हुई थी।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो स्वयं को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा क्यों? उसके पीछे एक ठोस कारण था। चंगेज खान से जुड़ी जो स्मृतियां थीं, वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं, तो वे उस पहचान से खुद को जोड़ना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। और क्यों ना करें, उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा जो कर लिया था। बिल्कुल सही। और उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन भी किया, चित्र बनवाकर, जिसमें वे तैमूर के साथ नजर आते हैं। चलिए अब उनके सैन्य अभियानों की बात करते हैं। प्रथम मुगल शासक कौन थे? प्रथम मुगल शासक थे बाबर, जिनका शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा। और उनकी शुरुआत तो काफी मुश्किलों भरी रही। जी, जब 1494 में उन्होंने फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उन्हें अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। और फिर उन्होंने भारत की ओर रुख किया। हाँ, अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उन्होंने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और फिर 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। जी, यहाँ एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों और गोला बारूद का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। ये एक निर्णायक कारक था। तो साम्राज्य स्थापित हो गया। अब उत्तराधिकार की क्या परंपराएं थीं? क्या सबसे बड़े पुत्र को ही शासन मिलता था? नहीं, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। अच्छा, ज्येष्ठाधिकार मतलब जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। सही कहा। इसके विपरीत वो सैदयात की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। और सहदयाद में क्या होता था? इसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। अब बात करते हैं भारत के अन्य शासकों के साथ उनके संबंधों की। ये कैसे स्थापित हुए? उन्होंने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है ना? बिल्कुल। अनेकों ने तो मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद भी प्राप्त किए। जैसे जहांगीर की मां कछवाहा की राजकुमारी थीं, वो अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थीं, और शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थीं, वो मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थीं। लेकिन क्या सभी ने अधीनता स्वीकार कर ली थी या फिर? नहीं, कई शासकों ने विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। और जब वे हारे तो उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ? और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। चलिए अब मुगल प्रशासन के दो महत्वपूर्ण शब्दों पर आते हैं, मनसबदार और जागीरदार। ये व्यवस्था क्या थी? देखिए, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। और यही लोग मनसबदार कहलाए। हाँ, मुगल सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। इस मनसबदार शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ एक शब्द आता है मनसब। इस शब्द का अर्थ होता है कोई पद या पदवी। तो मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। तो ये एक तरह की श्रेणी व्यवस्था थी? हाँ, ये मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए 3 चीजें निर्धारित होती थीं। पहला पद, दूसरा वेतन और तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व। अच्छा, तो पद और वेतन का निर्धारण कैसे होता था? पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। यहाँ एक शब्द आता है जात। इस शब्द का अर्थ होता है पद या दर्जा। तो जिसकी जात की संख्या ज्यादा, उसका पद और वेतन भी ज्यादा? बिल्कुल। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। और सैन्य उत्तरदायित्व का क्या? जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। इन्हें सवार कहा जाता था। तो इन मनसबदारों को वेतन कैसे मिलता था? क्या नकद में? नहीं, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। ये जागीरें कुछ इक्ता के समान थी? हाँ, तकरीबन इक्ता के समान, परंतु एक बड़ा अंतर था। मनसबदार अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। तो फिर वे राजस्व कैसे वसूलते थे? उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। क्या ये व्यवस्था हमेशा ठीक से चली?
अकबर के शासनकाल में तो ये बहुत सुचारू रूप से चली। इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। लेकिन बाद में इसमें समस्याएं आईं। हाँ, औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। और ऐसा क्यों हुआ? मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। इसका नतीजा क्या हुआ? फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें, और औरंगजेब इन पर नियंत्रण नहीं रख पाए और इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। चलिए अब साम्राज्य की आय के मुख्य स्रोत यानी राजस्व प्रणाली की बात करते हैं। जब्त और जमींदार। जी, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व ही था। और ये राजस्व किसान सीधे देते थे? नहीं, अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। और इन्हीं मध्यस्थों को जमींदार कहा जाता था। सही। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वो स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के समय की राजस्व व्यवस्था कैसी थी? टोडरमल की भूमिका के बारे में बताइए। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल यानी 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का बहुत सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। एक डेटा आधारित प्रणाली। बिल्कुल। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। और इसी व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। जी, राजस्व प्राप्त करने की इसी व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। तो क्या ये जब्त व्यवस्था पूरे साम्राज्य में लागू थी? नहीं, ये व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। मतलब गुजरात और बंगाल जैसे दूर के प्रांतों में ये संभव नहीं हो पाया? हाँ, ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। हमें अकबर के शासन के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी मिलती कहाँ से है? स्रोत क्या हैं? इसका श्रेय अकबर के करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को जाता है। अकबर ने अपने शासनकाल का इतिहास लिखने का आदेश दिया था और उसी का नाम है अकबरनामा। जी, अबुल फजल ने ये इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। इसकी तीसरी जिल्द है आईने अकबरी। आईने अकबरी में क्या खास है? इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। पर इसकी सबसे रोचक बात है विविध प्रकार की चीजों का सांख्यिकीय विवरण। कैसा सांख्यिकीय विवरण? जैसे फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का पूरा लेखा जोखा। अब अकबर की धार्मिक नीति पर आते हैं। ये सुलह एक कुल का विचार क्या था? अकबर की धार्मिक नीति सुलह एक कुल के विचार पर आधारित थी। यहाँ एक शब्द आता है सुलह एक कुल। इसका अर्थ है पूर्ण शांति। तो ये सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी? नहीं, ये सहिष्णुता की धारणा पर आधारित तो थी, लेकिन ये उससे आगे की बात थी। ये विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में भेदभाव नहीं करती थी। इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक प्रणाली। एक ऐसी प्रणाली जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। चलिए अब बात करते हैं 17वीं शताब्दी की, जब मुगल साम्राज्य अपनी समृद्धि के शिखर पर था। जी, 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में बहुत वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। लेकिन क्या सब कुछ ठीक था? नहीं, यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित भी रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। इस असमानता को हम कैसे समझ सकते हैं? कोई आंकड़ा है? हाँ, शाहजहां के शासनकाल के दस्तावेजों से पता चलता है कि जिन मनसबदारों को उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से वो केवल 445 ही थे। 8000 में से सिर्फ 445? जी, और कुल मनसबदारों की इस छोटी संख्या यानी 5.6% को साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके और उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। ये तो बहुत बड़ी असमानता है। बिल्कुल। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे।
इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ तो होता था, लेकिन राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों यानी किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। वे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। और यही असमानता क्या साम्राज्य के पतन का कारण बनी? हाँ, ये एक बड़ा कारण थी। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिसके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। और जैसे जैसे सम्राट की सत्ता कमजोर हुई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। तो वे स्वतंत्र हो गए। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। अध्याय 5, चलिए 5वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय का शीर्षक है जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। हाँ, और इस शीर्षक का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि हम उन समाजों के बारे में अध्ययन करेंगे जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। मतलब हम जनजातियों, घुमंतु लोगों और फिर जो समुदाय स्थायी रूप से बस गए उनके बारे में जानेंगे। बिल्कुल। इस अध्याय से हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों में समाज हमेशा वर्ण के नियमानुसार विभाजित नहीं था। और ऐसे ही समाजों को जनजातियां कहा जाता था, है ना? सही। और यह अध्याय उस दौर के सामाजिक परिवर्तनों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये जनजाति समाज असल में थे क्या। देखिए, कई समाज ऐसे थे जो ब्राह्मणों के सुझाए गए सामाजिक नियमों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को ही जनजातियां कहा जाता है। यही एक बड़ा परिवार था। और उनका जीविकोपार्जन वो कैसे होता था? उसमें काफी विविधता थी। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, तो कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। तो वो अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करते थे। हाँ बिल्कुल, वे इन गतिविधियों का एक मिलाजुला रूप अपनाते थे। और कुछ जनजातियां तो खाना बदोश भी थीं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थीं। और जमीन और चरागाहों पर किसका नियंत्रण होता था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस बिंदु को ध्यान से समझिए। लेकिन हमें इनके बारे में ज्यादा जानकारी इतिहासकारों से क्यों नहीं मिलती? वो इसलिए क्योंकि समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। और इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जनजातीय लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। तो फिर उनका इतिहास हम तक कैसे पहुंचा? वे समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक यानी मौखिक परंपराओं का संरक्षण करते थे। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन्हीं वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये जनजातीय लोग भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते थे। अगर हम उत्तर से शुरू करें तो पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। बाद में वहां गख्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। मुल्तान और सिंध में भी कुछ प्रमुख जनजातियां थीं। हाँ, मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरघून लोगों का प्रभुत्व था और उत्तर पश्चिम में बलोच जनजाति थी। और हिमालय के पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी हिमालय में गडेरियों की जनजाति रहती थी और उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर तो नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से प्रभुत्व था। बिहार और झारखंड के बारे में क्या? मैंने चेर सरदार शाहियों के बारे में सुना है। हाँ, मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। वे इतने शक्तिशाली थे कि बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया था। और इसी क्षेत्र में मुंडा और संथाल भी थे। बिल्कुल, इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। अब अगर हम दक्षिण और मध्य भारत की ओर देखें तो कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवा और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। और भीलों की जनजाति? हाँ, भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। और गोंड लोग?
वे तो मध्य भारत में एक बड़ी तादाद में फैले हुए थे ना। सही। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में ठहरे हुए थे। अब जरा खानाबदोश और घुमंतू लोगों के जीवन के बारे में जानते हैं। वो कैसे रहते थे? खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर ही निर्भर था। तो क्या वे बसे हुए समाजों से कोई लेन देन करते थे? हाँ, वो खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। इनमें बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण थे, ऐसा मैंने पढ़ा है। बिल्कुल, बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। यहाँ एक शब्द आता है टांडा। हाँ, इसका अर्थ होता है बंजारा लोगों का कारवां। और सल्तनत के लिए भी ये बहुत काम के थे। बहुत। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। वाह। बादशाह जहांगीर ने तो अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लादकर शहरों में बेचते थे। और सैन्य अभियानों के दौरान भी इनकी भूमिका थी। हाँ, सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। तो एक तरफ ये जनजातीय समाज थे और दूसरी तरफ वर्ण आधारित समाज। क्या इनमें कोई बदलाव भी आया? हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ीं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। तो इसके कारण क्या हुआ? वर्णों के भीतर ही छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। जैसे ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आईं और दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। मतलब उन्हें भी जातियों का दर्जा दे दिया गया। हाँ, विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। और राजपूत गोत्रों का उदय भी इसी समय हुआ। बिल्कुल। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। चलिए अब कुछ प्रमुख जनजातियों पर नजदीक से एक नजर डालते हैं। सबसे पहले गोंड। गोंड लोग गोंडवाना नामक एक विशाल वन प्रदेश में रहते थे और वे स्थानांतरीय कृषि करते थे। यहाँ एक शब्द आता है स्थानांतरीय कृषि। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। उसकी राख में ही फसल बोदी जाती है। जब ये जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। और ये विशाल गोंड जनजाति, क्या ये किसी एक शासन के अधीन थी? शुरुआत में नहीं। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी और प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। लेकिन फिर बड़े गोंड राज्यों का उदय कैसे हुआ? जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। और अकबरनामा में गढ़कटंगा का भी उल्लेख है। हाँ, अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। ये तो एक बहुत ही समृद्ध राज्य रहा होगा। बिल्कुल, गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। और रानी दुर्गावती की कहानी भी इसी राज्य से जुड़ी है ना? हाँ, वहां के राजा दलपत शाह की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। तब रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उन्होंने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। लेकिन फिर मुगलों ने उन पर हमला कर दिया। सही। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उनकी हार हुई, लेकिन उन्होंने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। अब हम अहोम लोगों के बारे में जानेंगे। वे कौन थे? अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भुइयां यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार कैसे किया? उन्होंने 1523 में चुटियों और 1581 में कोच हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। और उनका राज्य बेगार पर निर्भर था? हाँ, अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरदस्त काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। यहाँ एक शब्द आता है पाइक। इसका अर्थ है वह व्यक्ति जिससे राज्य के लिए जबरदस्त श्रम लिया जाता था। और उनका समाज कैसा था? अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। एक और दिलचस्प बात यह थी कि दस्तकारों की बहुत कम जातियां थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थीं? शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे।
लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। तो क्या हिंदू धर्म वहां का मुख्य धर्म बन गया? हाँ, शिव सिंह के काल में, जो कि 1714 से 44 तक था, हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया था। अहोम समाज को एक अत्यंत परिष्कृत समाज भी कहा जाता है। बिल्कुल, कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी, नाट्यकर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था और संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद भी किया गया। और उन्होंने अपनी ऐतिहासिक कृतियां भी लिखी, है ना? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। तो इस पूरे युग का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। और इस आदान प्रदान से दोनों ही तरह के समाजों में बदलाव आया? हाँ, इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियों ने अर्थव्यवस्था अपनाई और वे जाति आधारित समाज में शामिल हो गईं। लेकिन क्या सभी जनजातियों ने इसे स्वीकार कर लिया? नहीं, लेकिन कई जनजातियों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। और कुछ तो राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर भी हो गए। बिल्कुल, कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करेंगे जब धर्म और समाज में एक जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई थी। ये वो दौर था जब लोगों ने मंदिर मस्जिद के कर्मकांडों और जाति पाति के बंधनों से आगे निकलकर ईश्वर से एक सीधा, एक पर्सनल रिश्ता बनाने की कोशिश की। बिल्कुल, हमारे श्रोता ने जो स्रोत भेजे हैं वे हमें मध्यकालीन भारत के भक्ति और सूफी आंदोलनों की दुनिया में ले जाते हैं। और ये सिर्फ धार्मिक आंदोलन नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक क्रांतियां थी जिन्होंने कविता, संगीत और दर्शन के जरिए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का चेहरा ही बदल दिया। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि ईश्वर से अनुराग यानी ईश्वर से प्रेम करने के इस विचार ने आखिर जन्म कैसे लिया। जरूर। तो शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब भक्ति का ये विचार अचानक तो नहीं आया होगा। उस समय समाज में ऐसा क्या चल रहा था कि लोगों को एक नए रास्ते की जरूरत महसूस हुई? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बड़े बड़े साम्राज्य बनने से पहले अलग अलग कबीले और समूह अपने स्थानीय देवी देवताओं को पूजते थे। लेकिन जैसे जैसे शहर बसे, व्यापार बढ़ा, साम्राज्य फैले, तो लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। और जब लोग मिलते हैं तो जाहिर है विचार भी मिलते हैं। और इन्हीं विचारों में से एक था पुनर्जन्म का चक्र। मतलब बार बार जन्म लेना और मरना। और ये भी कि किसी ऊंची जाति में जन्म लेना एक विशेषाधिकार है। ये बातें कुछ लोगों को बेचैन कर रही होंगी, है ना? यकीनन लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा था कि क्या समाज का ये ढांचा और जन्म मरण का ये चक्र ही अंतिम सत्य है? इसी बेचैनी के बीच आप कह सकती हैं दो रास्ते उभरे। अच्छा। कुछ लोग बुद्ध और जैन धर्म की तरफ गए, जहां व्यक्तिगत प्रयासों से यानी खुद की मेहनत से सामाजिक भेदभाव और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने की बात कही गई थी। और दूसरा रास्ता क्या था? दूसरा रास्ता था भक्ति का। ये विचार लोगों को बहुत आकर्षक लगा कि अगर इंसान सच्चे दिल से, पूरी श्रद्धा से ईश्वर की शरण में चला जाए तो ईश्वर खुद उसे इन बंधनों से आजाद कर सकता है। ये विचार तो श्रीमद् भगवद गीता में भी है। हाँ, ये कोई नया विचार नहीं था। श्रीमद् भगवद गीता में ये पहले से मौजूद था, लेकिन अब ये आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहा था। शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता अब सिर्फ पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि परमेश्वर के रूप में पूजे जाने लगे थे, जिनसे एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाया जा सकता था। तो ईश्वर से इस सीधे जुड़ाव की शुरुआत हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत से हुई, नैनार और अलवार संतों के साथ। ये कौन लोग थे? देखिए, 7वीं से 9वीं सदी के बीच दक्षिण भारत में भक्ति की एक लहर चली, जिसका नेतृत्व नयनारों पर अलवारों ने किया। नयनार शिव के भक्त थे और अलवार विष्णु के। और सबसे दिलचस्प बात तो इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि थी, है ना? बिल्कुल, ये कोई ऊंची जाति के ब्राह्मण या विद्वान नहीं थे। ये समाज के हर तबके से आते थे। इनमें पुलैया और पन्नार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। ये तो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी, मतलब एक सामाजिक क्रांति रही होगी। बिल्कुल, ये संत घुमक्कड़ थे, एक जगह टिकते नहीं थे। अच्छा। किसी गांव या शहर में जाते वहां के स्थानीय देवी देवताओं के शान में खूबसूरत कविताएं रचते और उन्हें संगीत में ढालकर गाते थे। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म की कड़ी आलोचना की
और कहा कि मुक्ति का सच्चा रास्ता सिर्फ शिव या विष्णु के प्रति निस्वार्थ प्रेम ही है। क्या हमारे पास उनकी कविताओं का कोई संग्रह है? मतलब क्या वो आज भी मौजूद हैं? हाँ, बिल्कुल। 63 नयनार संतों में अप्पार, सबंदर, सुंदरार और माणक्कवा सागर सबसे प्रसिद्ध हुए। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। तेवरम और तिरुवाचकम। जी। वहीं 12 अलवार संतों में पेरियल अलवार, उनकी बेटी आंडाल और नम्माड़वार बहुत मशहूर हुए। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में मिलते हैं। बाद में चोल और पाड्य राजाओं ने इन संतों की याद में विशाल मंदिर भी बनवाए, जिससे ये आंदोलन और भी मजबूत हो गया। तो एक तरफ ये भावनात्मक संगीत और कविता से भरी भक्ति थी। क्या उस दौर के बड़े दार्शनिकों पर इसका कोई असर पड़ा? मेरा मतलब है शंकर और रामानुज जैसे थिंकर्स। हाँ, बहुत गहरा असर पड़ा। 8वीं सदी में केरल में जन्मे शंकर भारत के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक थे। उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। अद्वैतवाद, यहाँ एक शब्द आता है अद्वैतवाद। इस शब्द का क्या अर्थ होता है? हाँ, तो अद्वैत यानी जो दो नहीं है। शंकर का कहना था कि जीवात्मा यानी हमारी आत्मा और परमात्मा यानी परम सत्य दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही हैं। जी, ये जो दुनिया हमें अपने चारों तरफ दिखती है, ये सिर्फ एक भ्रम है, एक माया है, और मोक्ष पाने का एकमात्र रास्ता है ज्ञान। ज्ञान। हाँ, ज्ञान के जरिए ये समझना कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और बाकी सब कुछ मिथ्या। ये तो बहुत ज्ञान की मतलब इंटेलेक्चुअल बात हो गई। इसमें भक्ति और प्रेम के लिए ज्यादा जगह नहीं दिखती। आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। शंकर का दर्शन बहुत गहरा था, लेकिन आम इंसान के लिए शायद थोड़ा मुश्किल। यहीं पर 11वीं सदी में तमिलनाडु में जन्मे रामानुज का महत्व सामने आता है। अच्छा? रामानुज अलवार संतों की भावनात्मक भक्ति से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया, विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत, ये अद्वैतवाद से कैसे अलग था? तो रामानुज ने कहा कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग पहचान बनाए रखती है। ओह। सोचिए, शंकर कह रहे थे कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, कोई भेद नहीं। लेकिन रामानुज ने कहा कि भेद है, एक विशिष्ट भेद। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, लेकिन वो उसमें विलीन होकर खत्म नहीं हो जाती। इस एक विचार ने भक्ति के लिए दरवाजे खोल दिए। सही बात है। अब ईश्वर से प्रेम करना, उसकी भक्ति करना सार्थक हो गया, क्योंकि आपका अस्तित्व ईश्वर से जुड़ने के बाद भी बना रहता है। मतलब दर्शन ने भक्ति को एक मजबूत आधार दे दिया। हाँ। लेकिन हर कोई इस मंदिर पूजा और दर्शन से सहमत नहीं था। कर्नाटक में एक और आंदोलन शुरू हुआ था, वीर शैव आंदोलन। हाँ, बसवन्नाता वीर शैववाद, ये एक तरह की प्रतिक्रिया थी, है ना? बिल्कुल। 12वीं सदी में बसवन्ना, अल्लम्मा प्रभु और अक्का महादेवी जैसे उनके साथियों ने वीर शैव आंदोलन की शुरुआत की। ये उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा रैडिकल यानी क्रांतिकारी थे। कैसे? उन्होंने जाति व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया, महिलाओं और पुरुषों की बराबरी की वकालत की और हर तरह के कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया। उनका तर्क था कि ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर है। ये विचार तो महाराष्ट्र के संतों से भी बहुत मिलता जुलता है। बिल्कुल। 13वीं से 7वीं सदी के बीच महाराष्ट्र में भी भक्ति की एक अद्भुत परंपरा चली। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और चोखामेड़ा जैसे संत, जो अस्पृश्य मानी जाने वाली महार जाति से थे, इसी परंपरा का हिस्सा थे। इन संतों ने कहा कि भगवान पंढरपुर के विट्ठल मंदिर में तो हैं ही, लेकिन वो हर इंसान के दिल में भी हैं। उन्होंने भी कर्मकांडों का विरोध किया और घर परिवार छोड़कर सन्यासी बनने की जगह आम इंसान की तरह रहते हुए, मेहनत से कमाते हुए और जरूरतमंदों की सेवा करते हुए भक्ति करने पर जोर दिया। तो हमने भक्ति के कई रूप देखे। दक्षिण की भावनात्मक भक्ति, दर्शन का आधार, कर्नाटक का क्रांतिकारी आंदोलन और महाराष्ट्र की सामाजिक भक्ति। क्या इसी दौर में कुछ ऐसे समूह भी थे जो ईश्वर के साकार रूप की जगह निराकार सत्य की खोज में थे? हाँ, जरूर थे। नाथपंथी, सिद्ध और योगी ऐसे ही समूह थे। उन्होंने रूढ़िवादी धर्म और समाज व्यवस्था की जमकर आलोचना की। अच्छा। उनके लिए मोक्ष का रास्ता किसी देवी देवता की पूजा नहीं, बल्कि अपने ही मन और शरीर को साधना था। उन्होंने योगासन, प्राणायाम और ध्यान के जरिए उस निराकार परम सत्य को महसूस करने पर बल दिया, जो हर जगह है पर जिसका कोई रूप नहीं है। और ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। और इसी दौर में भारत में इस्लाम और सूफीवाद का भी आगमन हो रहा था।
क्या इन विचारों में कोई समानता थी? बहुत गहरी समानता थी। सूफी इस्लाम के रहस्यवादी थे। जैसे भक्ति संत कर्मकांडों को नकार रहे थे, वैसे ही सूफी भी धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार कर रहे थे। मतलब उनका भी यही मानना था कि ईश्वर से रिश्ता प्रेम का होना चाहिए। हाँ, प्रेम और समर्पण का, डर या नियमों का नहीं। उन्होंने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह पर जोर दिया, लेकिन उनका रास्ता मुस्लिम धर्मगुरुओं के बनाए कर्मकांडों से अलग था। उनका रास्ता कैसा था? वे कहते थे कि ईश्वर से ठीक वैसे जुड़ो जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से जुड़ता है, दुनिया की परवाह किए बिना। इसके लिए उन्होंने अपने गुरु यानी पीर की देखरेख में जिक्र यानी नाम का जाप, समा यानी संगीत और रक्स यानी नृत्य जैसी पद्धतियां विकसित की। और इन्हीं से सिलसिलों की शुरुआत हुई? जी, इन सूफी संतों के सिलसिले यानी परंपराएं चलने लगीं। भारत में कौन सा सिलसिला सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा? चिश्ती सिलसिला। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और निजामुद्दीन औलिया, ये सब इसी सिलसिले के महान संत हुए। उनके खानका यानी आश्रम सभी धर्मों और जातियों के लोगों के लिए खुले थे। यहाँ अमीर गरीब हिंदू मुसलमान सब एक साथ आते थे। लोगों का मानना था कि इन औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियां हैं और आज भी इनकी दरगाहें तीर्थस्थल हैं जहां हजारों लोग जाते हैं। तो 13वीं सदी तक आते आते उत्तर भारत विचारों का एक संगम बन गया था। एक तरफ ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म था, दूसरी तरफ भक्ति, सूफी मत, नाथपंथी, योगी, इन सब ने एक दूसरे को कैसे प्रभावित किया? इस संगम से भक्ति की एक नई लहर पैदा हुई। इसमें दो मुख्य धाराएं थीं। अच्छा। एक तरफ तुलसीदास और सूरदास जैसे संत थे, जिन्होंने मौजूदा धार्मिक विश्वासों को ही आम लोगों के लिए आसान बनाया। तुलसीदास ने राम के रूप में ईश्वर को देखा और अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी, जो घर घर पहुंच गई। और सूरदास ने? कृष्ण भक्ति में। हाँ, सूरदास ने कृष्ण भक्ति में डूबकर सूर सागर की रचना की। इसी परंपरा में असम के शंकरदेव और राजस्थान की मीराबाई भी थी। मीराबाई की कहानी तो खास तौर पर प्रेरित करती है। एक राजपूत राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने रविदास को अपना गुरु माना, जिन्हें समाज अस्पृश्य समझता था। बिल्कुल, मीराबाई ने सामाजिक बंधनों को तोड़ा और कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को भजनों के माध्यम से व्यक्त किया। ये भक्ति की पहली धारा थी। और दूसरी धारा कौन सी थी? दूसरी धारा और भी ज्यादा क्रांतिकारी थी। इसमें कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे संत थे, जिन्होंने हर तरह के संगठित धर्म, चाहे वो ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म हो या इस्लाम, सबके आडंबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कबीर की बात करते हैं, उनका अंदाज तो बहुत ही बेबाक और तीखा था। बेहद। कबीर का पालन पोषण बनारस के एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ था। उन्होंने पंडितों और मुल्लाओं दोनों पर बराबर चोट की। मूर्ति पूजा, नमाज, तीर्थ यात्रा, रोजे, उन्होंने हर बाहरी दिखावे का मजाक उड़ाया। उनकी भाषा आम बोलचाल की थी, इसलिए सीधी दिल तक पहुंचती थी। कबीर ने कहा कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है और उसे सिर्फ सच्ची भक्ति से ही पाया जा सकता है, किसी कर्मकांड से नहीं। और बाबा गुरु नानक, उनका रास्ता कबीर से कैसे अलग था? बाबा गुरु नानक भी कबीर की तरह ही निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे और हर तरह के भेदभाव के खिलाफ थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, बल्कि उन उपदेशों पर आधारित एक समुदाय बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने करतारपुर में केंद्र स्थापित किया और यहीं से लंगर और धर्मसाल की शुरुआत हुई। जी, उन्होंने एक साझी रसोई शुरू की जिसे लंगर कहते हैं, जहां हर धर्म, जाति और लिंग के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करते थे। ये उस समय के समाज पर एक सीधी चोट थी। सही बात है। और उपासना के लिए जो जगह बनाई उसे धर्मसाल कहा गया, जिसे आज हम गुरुद्वारा कहते हैं। उन्होंने अपने बाद गुरु परंपरा की शुरुआत की और उनकी शिक्षाओं और अन्य संतों की वाणियों को गुरुमुखी लिपि में संग्रहित किया गया, जो आज सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। बाबा गुरु नानक के उपदेश का सार क्या था? उन्होंने 3 शब्दों में अपनी बात कही, नाम, दान और स्नान। नाम, दान और स्नान। जी, नाम यानी सही उपासना, दान यानी दूसरों का भला करना और स्नान यानी आचार विचार की पवित्रता। उनके लिए मुक्ति कोई मरने के बाद मिलने वाली चीज नहीं थी, बल्कि इसी जीवन में सक्रिय रहते हुए, ईमानदारी से काम करते हुए और दूसरों की सेवा करते हुए एक बेहतर समाज बनाने में थी। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने इसी समुदाय को खालसा पंथ के रूप में एक राजनीतिक सत्ता का रूप भी दिया। तो जब हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखते हैं तो एक साफ तस्वीर उभरती है। मध्यकालीन भारत में दक्षिण से लेकर उत्तर तक आम लोग धर्म को अपनी भाषा में
अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहे थे। ये रास्ते ज्यादा व्यक्तिगत, ज्यादा भावनात्मक और अक्सर उस समय के सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक सीधी चुनौती थे। बिल्कुल सही कहा। ये आंदोलन हमें बताते हैं कि धर्म सिर्फ नियमों और सिद्धांतों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो समय और समाज के साथ बदलता है। इन संतों और सूफियों ने ईश्वर को ग्रंथों और मंदिरों से निकालकर आम इंसान के दिल में स्थापित कर दिया। और ये एक ऐसा विचार है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इन आंदोलनों ने हमें सोचने पर मजबूर किया कि आस्था और समाज का रिश्ता क्या होना चाहिए। चलिए 7वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अध्याय का नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। जी, और इस अध्याय में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जो अपनी विशेष संस्कृतियां हैं, जैसे कि भाषा, भोजन, वस्त्र या नृत्य और संगीत, ये समय के साथ कैसे विकसित हुई। बिल्कुल, ये अध्याय मूल रूप से इन विभिन्न पहचानों के बनने की प्रक्रिया को समझाता है। तो इस चर्चा में हम किन-किन उदाहरणों का अध्ययन करेंगे? हम कुछ प्रमुख उदाहरण लेंगे, जैसे चेर राज्य और मलयालम भाषा का विकास। फिर हम उड़ीसा में जगन्नाथ संप्रदाय को देखेंगे। अच्छा। उसके बाद राजस्थान में राजपूत और उनकी शूरवीरता की परंपराएं और कथक नृत्य की कहानी पर भी चर्चा करेंगे। और चित्रकला के विषय में भी कुछ है? जी हाँ, हम संरक्षकों के लिए लघु चित्रों की परंपरा और अंत में बंगाल के विशेष संदर्भ में भाषा, साहित्य, मंदिर और भोजन के विकास को भी समझेंगे। तो ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है वो ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। सही कहा, यह स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीपीय विचारों के आदान प्रदान से बनी है। तो चलिए सबसे पहले चेर राज्य और मलयालम भाषा के विकास से प्रारंभ करते हैं। जी, 9वीं शताब्दी में महोदयपुरम का चेर राज्य था। यह प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था, जो आज के केरल का एक हिस्सा है। और जैसा कि आपने बताया, इस इलाके में मलयालम भाषा बोली जाती थी। हाँ, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शासकों ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग किया। ये एक विशेष बात है। जी, यह किसी क्षेत्रीय भाषा का सरकारी अभिलेखों में प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। तो ये बिंदु ध्यान देने योग्य है कि क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग बहुत पहले ही प्रारंभ हो गया था। बिल्कुल, लेकिन साथ ही चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। अच्छा, तो ये एक संगम की तरह था। जी। केरल के जो मंदिर रंगमंच हैं, उनकी परंपरा संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित थी। और तो और मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी की है, वे भी प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। इसी संदर्भ में एक ग्रंथ का उल्लेख आता है, लीला तिलकम। हाँ, यह 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र पर आधारित है। इसे मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। यहाँ एक शब्द आता है मणिप्रवालम। जी, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। हीरा और मूंगा, यह दो भाषाओं, संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। बहुत दिलचस्प। अब हम शासकों और धार्मिक परंपराओं की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम जगन्नाथी संप्रदाय की बात करेंगे। जी, इसका केंद्र था पुरी, उड़ीसा में। यहाँ के मुख्य देवता हैं जगन्नाथ। यहाँ एक शब्द आता है जगन्नाथ। इसका शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का ही एक पर्यायवाची है। लेकिन जगन्नाथ के विकास की प्रक्रिया क्या थी? क्या वे हमेशा से विष्णु के रूप में पूजे जाते थे? नहीं, इसका विकास बहुत रोचक है। आज तक जगन्नाथ की जो काष्ठ प्रतिमा है, वो स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। और फिर इसमें राजकीय संरक्षण भी जुड़ा? बिल्कुल। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंग वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। और इसके बाद राजा अनंग भीम तृतीय ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। जी, 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। ये बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। शासक स्वयं को देवता का प्रतिनिधि घोषित कर रहे थे। हाँ, और जैसे जैसे इस मंदिर को तीर्थ स्थल के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनैतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मंदिर पर नियंत्रण का अर्थ था स्थानीय जनता पर नियंत्रण। एकदम सही।
इसीलिए जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। क्योंकि वे सब ये महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। जी। अब हम राजस्थान की ओर चलते हैं, राजपूत और शूरवीरता की परंपराओं पर। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को राजपूताना कहते थे, जो आज का अधिकांश राजस्थान है। और ये माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। हाँ, और ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। इन आदर्शों में शूरवीरता का क्या स्थान था? शूरवीरता का आदर्श बहुत महत्वपूर्ण था। राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। इन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाया जाता था। इन कहानियों में किस तरह के वीरों का चित्रण है? इन कहानियों में अक्सर ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखा जाता था जो रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए मृत्यु का वर्ण करते थे, मगर पीठ नहीं दिखाते थे। और इन कहानियों में स्त्रियों की क्या भूमिका थी? इन कहानियों में स्त्रियों का भी चित्रण होता था, जो जीवन मरण दोनों में अपने शूरवीर पतियों का अनुसरण करती थीं। इसी में सती प्रथा, यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी उल्लेख पाया जाता है। अब एक ऐसी कला की ओर बढ़ते हैं जो क्षेत्रीय सीमांतों से परे फैली, कत्थक नृत्य की कहानी। जी, कत्थक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। तो इसका प्रारंभिक रूप क्या था? कत्थक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। फिर ये एक नृत्य शैली के रूप में कैसे विकसित हुआ? इसमें भक्ति आंदोलन का बड़ा योगदान रहा। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। और फिर इसे मुगल दरबारों में संरक्षण मिला। जी हाँ, मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाने लगा। ये दो परंपराओं या घरानों में फला फूला, एक राजस्थान के राज दरबारों में जयपुर में और दूसरा लखनऊ में। लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। बिल्कुल, उनके संरक्षण में ये एक प्रमुख कला रूप में उभरा। किंतु आधुनिक काल में ब्रिटिश प्रशासकों ने इसे नापसंद किया। हाँ, उन्होंने इसे नापसंद किया, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे देश के 6 शास्त्रीय नृत्यों में मान्यता मिली। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि हम किस कला रूप को शास्त्रीय माने? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्यतः जिस कला रूप का ब्यौरा शास्त्रों में मिलता हो उसे शास्त्रीय समझा जाता है। कथक के अतिरिक्त और कौन से नृत्य शास्त्रीय माने जाते हैं? भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, केरल का कथकली, उड़ीसा का ओडिसी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और मणिपुर का मणिपुरी नृत्य भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। अब नृत्य से चित्रकला की ओर चलते हैं, विशेष रूप से लघु चित्रों की परंपरा। जी, पहले ये समझें कि लघु चित्र क्या है। ये छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। और इन्हें मुगल बादशाहों ने बहुत संरक्षण प्रदान किया। हाँ, अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे बादशाहों ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण दिया जो पांडुलिपियों को चित्रित करते थे। पर जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तब इन चित्रकारों का क्या हुआ? मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। तो मुगल कला का प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी फैला। बिल्कुल, मुगलों के कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया। मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। और पहाड़ी क्षेत्रों में भी एक विशेष शैली विकसित हुई। जी, हिमालय की तलहटी में बसोहली की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हुआ। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वो थी भानुदत्त की रसमंजरी। और कांगड़ा शैली का विकास कैसे हुआ? 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप
मुगल कलाकार मैदानी इलाकों से पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। इसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई, जिसकी विशेषता कोमल रंगों सहित काव्यात्मक निरूपण थी। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम खंड की ओर आते हैं, बंगाल। जी, बंगाल, एक नजदीक से एक नजर। सबसे पहले एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, यानी बंगाली भाषा। बंगाली भाषा का उद्भव संस्कृत से ही हुआ माना जाता है। हाँ, ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी से ही बंगाल और मगध यानी दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध थे, जिसके कारण संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। और 4वीं शताब्दी में गुप्त शासकों ने वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। जी, उन्होंने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया और वहां ब्राह्मणों को बसाया। फिर 8वीं शताब्दी में बंगाल पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य बन गया। तो एक सामान्य साहित्यिक भाषा कब विकसित हुई? 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। प्रारंभिक बंगाली साहित्य को हम किन श्रेणियों में बांट सकते हैं? इसे 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली, जो संस्कृत की ऋणी है, इसमें संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य शामिल है। और दूसरी श्रेणी? दूसरी श्रेणी संस्कृत से स्वतंत्र है। इसमें नाथ साहित्य जैसे मैनामती गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां और लोक कथाएं शामिल हैं। अब बंगाल में पीर और मंदिर की परंपरा पर आते हैं। 16वीं शताब्दी से लोगों ने पश्चिमी बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। ये एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन था। हाँ, और जब इन इलाकों में मुगलों का नियंत्रण स्थापित हुआ तो उन्होंने ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। जो लोग बाहर से आकर यहाँ बस रहे थे, उन्हें इन अस्थिर परिस्थितियों में कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहिए था। और ये आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान किया। जी, जिन्हें पीर कहा जाता था। यहाँ एक शब्द आता है पीर। जी, ये एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। और बंगाल में मंदिर निर्माण का भी एक दौर चला। मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्पड़दार झोपड़ियों की तरह 2 चाला यानी 2 छतों वाली या चौचाला 4 छतों वाली होती थीं। और उनकी दीवारों पर विशेष सजावट होती थी। हाँ, मंदिरों की बाहरी दीवारों पर चित्रकारियां, सजावटी टाइलें अथवा मिट्टी की पट्टियां लगी होती थीं। विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थीं। अंत में बंगाल की पहचान से जुड़ी एक और वस्तु भोजन के रूप में मछली। देखिए, बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुत आयत से होती है। इसलिए इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। लेकिन ब्राह्मणों को तो सामिश भोजन करने की अनुमति नहीं थी। जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, उसने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। तो ये पूरी चर्चा दर्शाती है कि संस्कृति कैसे स्थानीय परिस्थितियों और बाहरी प्रभावों के मेल से बनती है। बिल्कुल, यह एक जीवंत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। चलिए 8वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जी, तो इस अध्याय का शीर्षक है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। इसका अर्थ अगर हम समझें तो मतलब ये उस दौर की बात हो रही है जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। बिल्कुल, इसका सीधा सा अर्थ है कि हम उस कालखंड का अध्ययन करेंगे जब मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा था और उसकी जगह पर भारत के अलग-अलग हिस्सों में नई राजनीतिक शक्तियां उभर रही थीं। तो ये भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़े बदलाव का दौर रहा होगा। निश्चित रूप से यह एक बड़े परिवर्तन का दौर था। अच्छा, तो इस अध्याय के लिए समय सीमा क्या की गई है? मतलब हम किन वर्षों पर खास तौर से ध्यान देंगे? देखिए, ये अध्याय मुख्य रूप से 1707 से शुरू होता है, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। हाँ बिल्कुल, औरंगजेब की मृत्यु से लेकर 1761 तक, यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई तक। जी, तो ये जो लगभग आधी शताब्दी का समय है, घटनाएं मुख्य रूप से इसी पर केंद्रित है। इसी दौर में मुगल केंद्रीय सत्ता का पतन हुआ और क्षेत्रीय शक्तियां बहुत प्रबल हो गईं। अध्याय की शुरुआत में 2 मानचित्र भी दिए गए हैं, उनका क्या महत्व है? हाँ, वो दोनों मानचित्र इस अध्याय को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो पहला मानचित्र है वो हमें 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की राजनीतिक परिस्थितियां दिखाता है। उसमें क्या खास है?
उसमें आप देखेंगे कि मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा तो दिखाई गई है, लेकिन उसके अंदर अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे राज्य जो अब स्वतंत्र हो रहे थे, और साथ ही मराठा, सिख, जाट जैसी नई राजनीतिक शक्तियां भी साफ साफ दिखाई गई हैं। तो एक तरह से ये विघटन की प्रक्रिया को दिखाता है। सही कहा, यह उस प्रक्रिया की एक झलक देता है। और दूसरा मानचित्र, उसमें क्या अलग है? मानचित्र 2 जो है वो 18वीं शताब्दी के मध्य की स्थिति को दिखाता है, और उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आता है। क्या? उसमें ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्र भी दिखाए गए हैं। ये इस बात का संकेत है कि जब भारतीय शक्तियां आपस में लड़ रही थीं, तब एक बाहरी शक्ति यानी ब्रिटिश धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। बिल्कुल। तो मतलब इस अध्याय का मुख्य विषय यही है कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और उसकी जगह कौन सी नई शक्तियां उभरी। बिल्कुल, हम क्रम से यही समझेंगे कि मुगल साम्राज्य पर संकट क्यों आया, कैसे आया, और फिर उस संकट से कौन कौन से नए राज्य पैदा हुए और उनका स्वरूप क्या था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मुगल साम्राज्य के संकट और जो परवर्ती मुगल थे उनकी स्थिति पर ही बात करते हैं। ये संकट शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, ये संकट कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके बीज तो औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम वर्षों में ही पड़ चुके थे। अच्छा जी, बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से एक बहुत बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई ने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय दोनों संसाधनों को खत्म कर दिया। तो ये एक तरह का ऐसा घाव था जो साम्राज्य को अंदर से खोखला कर रहा था। बिल्कुल सही। औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी आए, उनके सामने क्या चुनौतियां थीं? उनके सामने तो चुनौतियां ही चुनौतियां थीं। सबसे बड़ी चुनौती थी अपने मनसबदारों और सूबेदारों पर नियंत्रण रखना। ये जो सूबेदार थे, इनके पास प्रांतों के राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों का नियंत्रण होता था, जिसे दीवानी और फौजदारी कहते हैं। बिल्कुल, यहाँ ये 2 शब्द आते हैं, दीवानी एवं फौजदारी। तो दीवानी का अर्थ हुआ राजस्व प्रशासन और फौजदारी का अर्थ हुआ सैन्य प्रशासन। जब ये दोनों शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास आ गईं, तो वे बहुत शक्तिशाली हो गए होंगे। हाँ, उन्हें अपने प्रांतों में असीमित राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गईं। इसका असर केंद्रीय खजाने पर क्या पड़ा? असर बहुत ही नकारात्मक था। जैसे जैसे इन सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया, राजधानी दिल्ली पहुंचने वाले राजस्व में भारी कमी आने लगी। ये तो एक तरह का विरोधाभास है। जिन्हें साम्राज्य को मजबूत करना था, वही उसे कमजोर कर रहे थे। यही हो रहा था। क्या उस समय कोई आंतरिक विद्रोह भी हो रहे थे? निश्चित रूप से उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में जमींदारों और किसानों के विद्रोह हो रहे थे। इन कृषक आंदोलनों ने समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। और ये विद्रोह क्यों हो रहे थे? कभी ये बढ़ते हुए करों के खिलाफ होते थे, तो कभी शक्तिशाली सरदार अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इन्हें करवाते थे। ये विद्रोह सीधे सीधे मुगल सत्ता को चुनौती दे रहे थे। तो एक तरफ ये आंतरिक समस्याएं थीं, और फिर बाहरी आक्रमणों ने भी स्थिति को खराब किया होगा। आपने सही बिंदु उठाया। साम्राज्य पर दबाव और बढ़ गया जब बाहरी आक्रमण शुरू हुए। ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और पूरे नगर को लूटा। ये सिर्फ धन की लूट नहीं थी, ये मुगल सत्ता की प्रतिष्ठा की लूट थी। और इसके बाद अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण हुआ था। जी, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने तो 1748 से 1761 के बीच उत्तर भारत पर 5 बार आक्रमण किया और भारी लूटपाट मचाई। नादिर शाह की लूट कितनी भयानक थी, इसका कोई अनुमान है? हाँ, एक समकालीन लेखक ने इसका वर्णन किया है। उसके अनुसार लगभग 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के और करीब 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन। इतना सब कुछ? जी, और जवाहरात और दूसरी कीमती चीजें तो अलग थीं। इसमें शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली के मुगल कोष से लूटी गई राशि भी शामिल थी। इस एक आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी। जब साम्राज्य पर इतना दबाव था, तो दरबार के अंदर जो अमीर और सरदार थे यानी अभिजात, उनकी क्या भूमिका थी? दरबार के अंदर की स्थिति भी ठीक नहीं थी। ये जो अभिजात वर्ग था, ये अलग अलग गुटों में बट गया था। कौन कौन से गुट थे? इनमें प्रमुख थे ईरानी और तुरानी, जो तुर्क मूल के थे, और काफी समय तक जो बाद के मुगल बादशाह हुए, जैसे फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय, वो इनमें से किसी न किसी गुट के हाथों की कठपुतली बने रहे। तो ये आपसी गुटबंदी साम्राज्य को अंदर से और भी कमजोर कर रही थी। बिल्कुल। चलिए अब नए राज्यों के उदय पर आते हैं।
मुगल साम्राज्य के खंडरों पर कई तरह के राज्य उभरे। सबसे पहले राजपूतों की बात करते हैं। जी, बहुत से राजपूत घराने, खास तौर से अंबर और जोधपुर के, मुगल व्यवस्था में बड़े सम्मान के साथ सेवा कर रहे थे। और इसके बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरी पर काफी स्वायत्तता मिली हुई थी। वतन जागीरी, इसका क्या अर्थ है? यहाँ ये शब्द आता है वतन जागीरी। इसका अर्थ है वो जागीर जो उनके अपने वतन या गृह क्षेत्र में थी। अच्छा, और ये वंशानुगत होती थी? जी हाँ, ये वंशानुगत होती थी और 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने इसी स्वायत्तता का उपयोग करके अपने आसपास के इलाकों पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिशें शुरू की। इस दौर के कुछ प्रमुख राजपूत शासकों के नाम बताएंगी? हाँ, जैसे जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिली और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी दी गई। 1713 में बादशाह जहांदार शाह ने इन पदों का नवीकरण भी किया। और सवाई राजा जयसिंह के कुछ विशेष योगदान? सवाई राजा जयसिंह एक बहुत दूरदर्शी शासक थे। एक तो उन्होंने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। 1722 में उन्हें आगरा की सूबेदारी भी दी गई। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान विज्ञान और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में था। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाईं, जिन्हें हम आज जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, ये उनकी वैज्ञानिक दृष्टि का प्रमाण है। लेकिन राजपूतों का ये विस्तार ज्यादा समय तक नहीं चला, ऐसा क्यों? हाँ, 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियान तेज हो गए और इन अभियानों ने इन रजवाड़ों पर बहुत दबाव डाला, जिससे उनका विस्तार रुक गया। ठीक है, राजपूतों के बाद अब पंजाब की ओर चलते हैं, जहां सिख एक नई राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहे थे। जी, 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हुए, जिसने पंजाब में क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा दिया। और इसमें गुरु गोबिंद सिंह की क्या भूमिका थी? गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का अर्थ है पवित्रों का समुदाय। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, जिसने सिखों को एक संगठित सैन्य शक्ति का रूप दिया। गुरु गोबिंद सिंह के बाद नेतृत्व किसने संभाला? उनकी मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ एक बहुत मजबूत विद्रोह किया। उन्होंने सतलुज और यमुना नदियों के बीच अपने प्रशासन की स्थापना भी की। लेकिन फिर उन्हें पकड़ लिया गया था? हाँ, 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में दिल्ली में उन्हें मार दिया गया। तो बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों ने खुद को कैसे संगठित किया? वो एक कठिन समय था, लेकिन सिखों ने खुद को फिर से संगठित किया। 18वीं शताब्दी में उन्होंने अपने आप को पहले जत्थों ने और बाद में मिसलों में संगठित किया। और इन जत्थों और मिसलों की जो संयुक्त सेनाएं थी, उन्हें दल खालसा कहा जाता था? बिल्कुल। तो ये एक तरह का संघ था जिसमें अलग अलग मिसलें एक साथ मिलकर काम करती थीं। इस दल खालसा में निर्णय कैसे लिए जाते थे? दल खालसा बैसाखी और दिवाली के त्योहारों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वो सामूहिक निर्णय लेते थे, जिन्हें गुरुमत्ता कहा जाता था। गुरुमत्ता, इसका मतलब? यहाँ एक शब्द आता है गुरुमत्ता, जिसका अर्थ है गुरु के प्रस्ताव। यह उनकी एकता और सामूहिक इच्छा का प्रतीक था। उन्होंने एक राखी व्यवस्था भी शुरू की थी, वो क्या थी? राखी व्यवस्था एक तरह की संरक्षण प्रणाली थी। इसके तहत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लिया जाता था। और बदले में उन्हें संरक्षण दिया जाता था? जी, बदले में उन्हें बाहरी हमलों से संरक्षण प्रदान किया जाता था। इस व्यवस्था ने सिखों को एक स्थिर आर्थिक आधार दिया। और एक संगठित सिख राज्य की स्थापना आखिरकार किसने की? महाराजा रणजीत सिंह ने। उन्होंने अलग अलग सिख मिसलों में फिर से एकता कायम की और 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की। चलिए अब उस शक्ति की बात करते हैं जिसने मुगल साम्राज्य को सबसे बड़ी चुनौती दी, मराठा। उनकी मदद से एक स्थायी राज्य की नींव रखी। और मराठा सेना का मुख्य आधार कौन थे? अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक, जिन्हें कुनबी कहा जाता है, वो मराठों की सेना का मुख्य आधार बने। शिवाजी ने मुगलों को चुनौती देने के लिए इसी सैन्य बल का बहुत सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। शिवाजी के बाद मराठा शक्ति का केंद्र कहाँ चला गया? शिवाजी के उत्तराधिकारियों के समय में शक्ति का केंद्र पेशवा यानी प्रधानमंत्री के कार्यालय में आ गया और पूना मराठा राज्य की नई राजधानी बन गया। और पेशवाओं के अधीन
मराठा साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। हाँ, 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए और 1730 के दशक तक तो वे पूरे दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति बन गए थे। जी, उन्हें अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई थी। मराठों की कर प्रणाली के बारे में बताइए, खासतौर से चौथ और सरदेशमुखी के बारे में। ये दो बहुत महत्वपूर्ण कर थे। तो पहला शब्द है चौथ। इसका अर्थ है जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% हिस्सा। ये उन क्षेत्रों से लिया जाता था जो उनके सीधे नियंत्रण में नहीं थे। हाँ, जो उनके अधीन थे लेकिन सीधे नियंत्रण में नहीं थे। और दूसरा था सरदेशमुखी। इसका क्या अर्थ था? इसका अर्थ था दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा। लेकिन फिर 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में उनकी हार हुई। उसके क्या परिणाम हुए? जी, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली से मराठा हार गए। इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि उन्हें दूसरे भारतीय शासकों से कोई मदद नहीं मिली। तो इस हार से उनका साम्राज्य विस्तार रुक गया? कुछ समय के लिए रुक गया, लेकिन मराठा शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। इस हार के बाद मराठा राज्य का स्वरूप कैसे बदला? राज्य कई सरदारों के बीच बंट गया। पेशवाओं की देखरेख में सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों ने बहुत सफल सैन्य संगठन बनाए और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में शक्तिशाली राज्य स्थापित किए। बिल्कुल, जैसे उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में। ये शहर बड़े और समृद्ध बने और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में काम करते रहे। ठीक है, अंत में जाटों के उदय के बारे में बात करते हैं। जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता को मजबूत किया। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया और वो धीरे धीरे आगरा और दिल्ली के बीच के प्रमुख शासक बन गए। जी, जाटों का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? सूरजमल को उनके राज में भरतपुर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। उनकी राजनीतिक क्षमता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया तो दिल्ली के कई बड़े लोगों ने भरतपुर में शरण ली थी। उनके राज्य और वास्तुकला की क्या विशेषताएं थीं? भरतपुर का किला पारंपरिक शैली में बनाया गया था, जो काफी मजबूत था, और डीग में जाटों ने अंबर और आगरा की स्थापत्य शैलियों को मिलाकर एक बहुत बड़ा बाग महल बनवाया था। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी मुगल साम्राज्य के पतन और कई नई क्षेत्रीय शक्तियों के उदय का काल था। बिल्कुल, पुराने मुगल प्रांतों से अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे राज्य बने, तो वहीं राजपूतों, सिखों, मराठों और जाटों ने भी अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। ये भारतीय राजनीति में एक बड़े परिवर्तन का दौर था। और इसी दौर ने आगे चलकर ब्रिटिश शासन के विस्तार का रास्ता भी तैयार किया। हाँ, बिल्कुल। इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 7 को पढ़ा है। अगली वीडियो में कक्षा 8 को देखेंगे और ऐसे ही हम सभी विषयों की एनसीईआरटी को कवर करेंगे।